जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मेरे 19 साल के करियर में जो स्टॉक मार्केट में मैंने लगाए हैं, उसमें आज तक मैंने एचडीएफसी के लिए इतनी नेगेटिविटी कभी नहीं देखी यार। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, उसके साथ एग्जैक्टली चल क्या रहा है? और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा एचडीएफसी में इन्वेस्ट करने का। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ये हो सकता है बैंक डूब जाए। ये अजीब अजीब सी बातें चल रही है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो डेटा लीक के बारे में बात, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कुछ ना कुछ चल तो नहीं रहा है, कुछ पक तो नहीं रहा है। क्या हो रहा है कंपनी में और किस तरह से इस कंपनी को हमें देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि एचडीएफसी जैसे दिग्गज को अगर हमें देखना है तो किस बेसिस पे देखना चाहिए और क्या विजन बना के देखना चाहिए। मैं पहले नेगेटिव न्यूज़ से ज़्यादा पहले अपन बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट जो इनके आए थे वो क्या थे? जून 26 क्वार्टर को जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। 87,372 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़कर हुआ था 90,575 करोड़ का। बहुत लोगों का कहना है सर 3200 करोड़ तक बढ़ा है, मतलब कितना ही बढ़ा है, 3% 4% से कोई बैंक की ग्रोथ हो रही है तो कोई ग्रोथ थोड़ी कहलाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक्स की ग्रोथ ऐसे ही होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की ग्रोथ ऐसी होती है। 4-5% का भी अगर क्वार्टरली आपका ग्रोथ होते जा रहा है, दैट्स गुड, है ना। इनका अपन सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, क्योंकि जब आप वैल्यूएशंस पूरे करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो आपको फाइनली नेट प्रॉफिट ही देखना चाहिए बैंक्स का। तो बैंक्स में इसमें 17,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 17,090 टू बी प्रिसाइज, जो अब 20,383 करोड़ का हो गया। तो ये तो अच्छे से बढ़ा है, इफेक्टिवली अगर देखा है तो 20% से बढ़ा है। तो ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव बात है। सर आप ही अकेले हो जो पॉजिटिव बोल रहे हो, वरना एचडीएफसी के बारे में सब नेगेटिव बोल रहे हैं। सी, जो पॉजिटिव बात है उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो नेगेटिव आएगी अपन उसके ऊपर भी बात करेंगे। ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर, पहले 10.6 था जो बढ़कर हो गया 12.5। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि अच्छा खासा इनका 25% से इनका 20% से इनका ईपीएस भी बढ़ा है। अब मार्च 26 क्वार्टर को भी एक बार देख लेते हैं। 87,182 करोड़ की जो सेल्स थी वो बढ़कर हो गई, रेवेन्यू था वो 50,575। ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन इनफैक्ट पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करूं तो गिरा है। तो ऑटोमेटिक, नॉट ऑपरेटिंग मार्जिन, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ऑटोमेटिकली जो 13.22 का ईपीएस था वो कम हुआ है। तो ये एक फिर, हाँ, ये नेगेटिव हो गया ना, ये गड़बड़ है। अब ये वाली कंपनी का अगर मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलूं तो है 11,61,400 करोड़ का। 11.5 लाख पकड़ लेते हैं अभी अपन। 11.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है। पाकिस्तान का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है कितना है? उसके स्टॉक मार्केट का, मतलब पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ है। और हम यहाँ पर एक कंपनी लेके बैठे हैं जो 11.5 लाख का करोड़ का इनका सेटअप है। इनके पास करंट रेशियो अच्छा है, कैश रिच कंपनी है, 2.03 का है, दैट इज गुड। डेट इक्विटी इसका देखने का कोई मतलब नहीं है। बैंकिंग कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कोई सेंस नहीं बनता डेट इक्विटी देखने का। वैल्यूएशन पे देखते हैं। 14.7 पे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है और इंडस्ट्री का भी 14.2 है। तो वैल्यूएशन तो अभी भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। आईसीआईसीआई का 18 है तो उससे तो बेहतर लग रहा है। कोटक का देखोगे तो 19 है तो उससे भी बेहतर लग रहा है। बट पंगा है। अब पंगा क्या है, इशू के ऊपर बात करते हैं। इशू ये है, एमएसआरडीसी, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इन्होंने ना एक पेमेंट किया था, वो था 45 करोड़ का। अब ये पेमेंट था, जो दिखाया जा रहा है कि ये पेमेंट था लार्ज इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट को सिक्योर करने का। मतलब पेमेंट किसी और चीज के लिए किया था इन्होंने, और इन्होंने अपने बुक्स में दिखाया कि ये मार्केटिंग एक्सपेंस है। अब आपको लग रहा होगा यार ठीक है, जो दिखाया दिखाया गया तो पैसा ना बैंक का, कोई ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। किसी एक हेड में दिखाओ, किसी दूसरे हेड में दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसा नहीं है। मैंने अगर आपसे पैसा लिया है एज अ कंपनी ओनर और आप मेरे को बोलते हो कि सर अपना हिसाब बताओ, क्योंकि आपने तो ओनरशिप ली ना, तो मैं आपको हिसाब बताऊंगा। अब अगर मैंने आपको बोला कि मैंने मार्केटिंग के ऊपर 45 करोड़ का खर्चा किया है, जबकि खर्चा किसी और चीज के लिए किया, खर्चा ही है वो भी, बट क्या आपको मेरे पे भरोसा होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है
उस कंपनी ने वो पैसा और कहाँ लगाया है, और कहाँ लगाया, वाजिब लगाया है कि नहीं लगाया, प्लस उसके साथ में चलो गैर वाजिब लगाया, बट सही बताया है कि नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेयर मार्केट में लॉस का नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेयर मार्केट में होता है आपको सामने वाले पे भरोसा कितना है। अगर आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे। सामने वाला लॉस में इट्स ओके, आज नहीं कल प्रॉफिट में आएगा, लॉस भी रेड फ्लैग होता है, बट एट द एंड वो झूठ तो नहीं कह रहे। यहां पर पूरा पंगा ही ये है कि ये इन्होंने कुछ गलत दिखा दिया, जैसे हिंडनबर्ग अदानी वाला था यार, तो वैसे इनको बोला कि गड़बड़ है। अब इंटरनल एक्शन इनके साथ क्या हुआ है, इन्होंने बोला कोई ब्रीच वीच नहीं है, सिर्फ एक हेड चेंज किया है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं है, कोई भी पर्सनल बेनिफिट किसी ने नहीं लिया है, ऐसा इन्होंने प्रेस में बताया है। होगा भी तो आएगा कि नहीं सामने, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। इतनी बड़ी बैंक है, अगर एचडीएफसी डूबा या एचडीएफसी के साथ कुछ हुआ तो इंडियन मार्केट की हालत टाइट हो जाएगी भाई, ध्यान रखना है इस बात को। इन्होंने उस बेसिस पे पेनल्टी लगाई है टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, जिसमें सीईओ भी इन्वॉल्व है, 1 लाख रुपए की। करोड़ों के पैकेज वाले को बोला चलो चिल्लर दे दो 1 लाख रुपए और फिर छूट जाओ। देखो जो है वो यही है। तो इसके चक्कर में ना इनके ऊपर, इनके पीछे यूएसए की कुछ लॉ फर्म्स हैं जो इनके पीछे पड़ गई हैं। अब वो यूएसए की लॉ फर्म्स इनके पीछे किस बेसिस पे पड़ी है कि भाई एडीआर इन्होंने लॉन्च कर रखा है। एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है कि भाई अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, कहने का मतलब एचडीएफसी का शेयर प्राइस अमेरिका में भी लिस्टेड है, तो अब अमेरिका में लिस्टेड है और तुमने मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, गलत दिखा दिया, तो इनकी 3 एजेंसी इनके पीछे पड़ गई। अब ये तीनों एजेंसीज अगर बार बार खोद खोद के कुछ ना कुछ निकाल के इनको अगर जलील नहीं कर दे तो थोड़ा हमें अब और सतर्क रहना पड़ेगा। एचडीएफसी में दिख तो नहीं रहा है, बट एक इससे ना एक और चीज कनेक्ट होती है। अतानु चक्रवर्ती जी थे जो, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था बीच में, आपने सुना होगा, उनके की मैनेजरल पर्सन थे। उन्होंने भी एक चीज कही थी कि कंपनी में ना बहुत अनएथिकल कुछ प्रैक्टिसेस चल रही है जो मेरे गवारा नहीं उतर रहा है, इसलिए मेरे को कंपनी से क्या करना है, एग्जिट करना है। फिर इस तरह का केस आता है। तो यार अब यार जो हम बिलीव नहीं करना चाहते, तुम एक ही चीज बार बार करते जाओगे तो बिलीव होगा ना यार। तो इसीलिए थोड़ा सा अब डर ज्यादा लग रहा है और कुछ भी नहीं। रही बात इनके बिजनेस की बात करें तो इनका मार्केट शेयर है 15% का ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में, ओवरऑल बैंकिंग में, और 37% का इनका मार्केट शेयर है प्राइवेट बैंकिंग में। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। रिटेल बैंकिंग से इनको 42% का रेवेन्यू आता है, होलसेल बैंकिंग से 23% का आता है, इंश्योरेंस बिजनेस से 17% का, और ट्रेजरी से 10% का। ठीक है, ग्रॉस एनपीए इनके कमी है, 1.2% के हैं, तो मैनेजेबल है, अच्छे हैं, इनफैक्ट ये बढ़िया है। मतलब देखो यार, माना तो यही जाता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है, हो कुछ गड़बड़ रहा है बस। ज्योग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो इंडिया की अगर बात करूं, सेमी अर्बन एरियाज में इनका 33% का स्टेक है, वहां पे 33% का मार्केट इन्होंने कवर कर रखा है अपना। मेट्रोज में 29% ये लोग कवर करके बैठे हैं, अर्बन में 21% है, और रूरल में भी है इनका काम 17% का। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार, अगर ये 2 न्यूज़ें नहीं आए और उसके बाद में जिस हिसाब से मार्केट में गिर रहा है, माउथ वाटरिंग है ये, माउथ वाटरिंग। ठीक है, कासा रेशियो, कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, तो कासा रेशियो इनका है 34% पे, जो कि अभी थोड़ा बड़ा है, तो अच्छी बात है। कासा का मतलब ये होता है ये लोग अपन जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं ना, वो वाला पैसा। ठीक है, अब वो वाला पैसा हमको ब्याज तो कम ही आता है ना, करंट अकाउंट पे तो नेग्लिजिबल आता ही नहीं बहुत जगह तो, और सेविंग अकाउंट में भी 2-3% आया तो आया। अब यही पैसा आपसे लेके वो क्या करेंगे, ब्याज पे देंगे 10-11% पे, तो सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें ही आता है इनको। बहुत सारी बैंक्स का वो पैसा कासा रेशियो कम हुआ है, इनका भी थोड़ा अच्छा है 34% पे, दैट इज गुड। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट भी है इनके पास में, जहाँ पे बहरेन, हांगकांग, यूएई, केन्या, लंदन, सिंगापुर में सब जगह काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, एएमसीज, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनी, अर्गो इज इंश्योरेंस, और सिक्योरिटीज, सब में इनका काम स्ट्रांग है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, नेगेटिव न्यूज है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नेगेटिव न्यूज के बैंक को खत्म कर देगी क्या, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, जो कि लग नहीं रहा है, बट नाम तो खराब हो रहा है। ठीक है, टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 733 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों,
ट्रिपल बॉटम बनाए, ट्रिपल बॉटम। अब ट्रिपल बॉटम को तोड़ोगे तो दिक्कत आनी ही आनी है। ये ट्रिपल बॉटम क्या होता है, किस तरह से इसको देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। द लॉजिकल इन्वेस्टर, आपको पता है, स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। हम बार बार आपको फ़ोन नहीं करेंगे, आप एक बार डिटेल ले लीजिए, फिर आप बताइए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। मैं बैच साइज़ छोटा लेता हूँ ताकि मैं सबसे बातचीत कर पाऊँ, सबसे कनेक्टेड रह पाऊँ, और आप TLI कम्युनिटी, द लॉजिकल इन्वेस्टर की कम्युनिटी को ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर जो मैं कभी भी अपने लिए करता हूँ, मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ कि यार अपडेट भी बहुत तेज़ी से आती है, न्यूज़ भी अच्छे से मैं उसमें बता पाता हूँ, राइट। तो अगर ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, कनेक्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।